हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का ये आपका दूसरा क्लास होगी और जहां पर मैं आपको 500 एमसीक्यू करा रहा हूं और इसमें एक चीज मैंने आपको करवाई है जिसको कहते हैं 500 गुणा 10, यानी हर एक क्वेश्चन पर लगभग आपको 10 फैक्ट मिलेंगे, जिसमें मैंने आपको संपूर्ण एनसीईआरटी जो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी है वहां से, और इसके अलावा लूसेंट के बहुत सारे जो फैक्ट को मैंने आपको यहाँ पर समेटा है आप लोगों के लिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के शानदार सफर की। तो चले आगे बढ़ जाएं। एक बार जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एसएसटी विद राज राणा टेलीग्राम पर आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको यहां पर मिल जाएगी, तो इसको ज्वाइन आप जरूर कर लीजिए, है ना। क्लास बढ़ाएं आगे। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को 1857 का विद्रोह हुआ और जनजातीय विद्रोह हुआ इसके बारे में एक क्लास ली है। मैंने इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पर आप प्लेलिस्ट पे जाके देख लें। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ और यहां से प्रश्न किस प्रकार से आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक शानदार चीज तो बताना भूल ही गया, और वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये है ना। तो आप लोग यहां पे ध्यान रखिए कि ये चल रहा है बहुत ही शानदार ऑफर आप लोगों के लिए। शिक्षक महा पैक है बिहार का 1349 रुपए का, नीचे नंबर दे रखा है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और किसी भी कोर्स को यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, है ना। अगर आपकी सीटेट नहीं हुआ है अभी आपका, तो सीटेट का भी कोर्स यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा रेलवे टीचर का भी कोर्स आप ले सकते हैं। बिहार यहाँ पे रेलवे टीचर है, पीआरटी 849 रुपए का है, एस्टेट है 519 का, एस्टेट पीआरटी। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे कोर्स यहाँ पर मिल रहे हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो 2 नंबर है, एक नंबर मेरा यहाँ पे दे रखा है ऊपर आपकी पीपीटी पे दिखाई दे जाएगा, एक नंबर नीचे दे रखा है 9650, ठीक है, 944129 पर आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट जरूर कर लें और किसी भी परेशानी से बच जाए, है ना। किसी भी तरह से अगर आपको हमसे बात करनी है तो आप हमसे बात कर सकते हैं सीधे, ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं आधुनिक इतिहास की। बात किसकी बात है कि आधुनिक भारत में शिक्षा का इतिहास है। और सभी को एक बार से फिर से सभी को नमस्कार, सब लोगों का दिन शुभ हो। सब लोग कैसे हैं एक बार बताइए। आज वैसे दुल्हड़ी है और आज आप भयंकर रूप से होली खेल रहे होंगे जहां तक मुझे उम्मीद है, लेकिन मैंने सोचा लाओ आप लोगों को थोड़ा सा याद दिलवाया जाए कि आप सब बीपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, तो भैया खेलने के साथ साथ थोड़ा सा तैयारी पर भी ध्यान दो, 1 घंटा जरूर निकालो जो काफी ज्यादा जरूरी है। आइए, तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपका यहाँ पर है, और इससे पहले मैंने आप लोगों को कई सारे प्रश्न करा दिए हैं। 500 प्रश्न मैंने आपको करा दिए, तो लगभग 24 हमारे प्रश्न वहां पे हो गए थे। 25वां प्रश्न है ना, ये 25 वाला प्रश्न है और हमें कितने क्वेश्चन कराने हैं? 500 कराने हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? पहला प्रश्न आप लोगों के लिए ये है, तो इसका आंसर बताइए। सर विलियम जॉन्स है, विल्किंस है, मैक्स मूलर है, जेम्स प्रिंसेप है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर, जल्दी जल्दी आंसर बताइए क्या होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, है ना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, सर विलियम जॉन्स। कौन थे? सर विलियम जॉन्स, याद रखना। कहते हैं ना गाल पे जोर से थप्पड़ मारो एक, है ना तो याद रखना जॉन्स को नाम आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ध्यान रखो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? देखो ये प्रश्न बहुत बार आता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर जनरली हुआ क्या था, 1757 तक, ठीक, अंग्रेजों का दखल भारत में था ही नहीं, और अंग्रेजों को भारतीयों की ज्यादा शिक्षित होने की जरूरत ही नहीं थी। उनको आखिर अंग्रेजों को क्यों लगा कि भारतीयों को शिक्षित करना चाहिए, अंग्रेजी सिखानी चाहिए? रीजन क्या था कि 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था और उसमें अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई थी, एक भयंकर विजय उन्हें मिली। उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई और इलाहाबाद की संधि में यह डिसाइड किया गया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार दे दिए जाएंगे अंग्रेजों को। जब अंग्रेजों को दीवानी अधिकार दिए जाएंगे तो आप खुद सोच सकते हैं ना कि उनको लगान को कौन कलेक्ट करेगा, तो लोग करेंगे। तो लोगों को तो भाषा ही नहीं आती, तो कैसे कम्युनिकेशन होगा? तो फिर उन्होंने कहा कि भैया भारतीयों को सिखाना पड़ेगा, ऐसे भारतीय बनाने पड़ेंगे जो मानसिक रूप से गुलाम हो। वैसे हमारी तरफ से पता है वो भारत के लिए काम ना कर पाए, हमारे लिए काम करें, ठीक है।
देखने में भारतीय है लेकिन अंदर से हम मित्रों को इतना अंग्रेज बना देंगे कि वो हमारे खिलाफ ना खड़े हो पाए। ठीक है नहीं। तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त हुआ? तो ये 1917 इज द राइट आंसर, याद रखना है ना। चलिए, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग के बारे में क्या है तो बता दे रहा हूं। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 19 के बीच में आया था। ये भाई साहब जो गोरे से आपको दिखाई दे रहे हैं ना, उन्हीं का नाम सैडलर है ना। तो सैडलर का संबंध किससे है? विश्वविद्यालय से है, ये बात आपको याद रखना। सैडलर का पूरा नाम क्या है? तो डॉक्टर एम.ई. सैडलर, ये भी है। ये कौन से विश्वविद्यालय के कुलपति थे? तो उनका नाम याद रखना, लीड्स विश्वविद्यालय के थे, है ना। ऐसे प्रश्न भी आप लोगों से आ जाते हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन कर इनकी रिपोर्ट सरकार को देना था। इस आयोग ने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था का गहन अध्ययन किया। आयोग ने अनुमान लगाया कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना है तो इसके लिए पहले माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाना होगा। इस आयोग की कौन कौन सी सिफारिशें थी वो, ठीक है, वो भी आप पता प्राथमिक और इनसे रिलेटेड थी, वो आप लोगों को याद रहनी चाहिए। आइए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पर है, यहां पर आते हैं 27 पर। 27 वाला प्रश्न कह रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के शिक्षण के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना किस वर्ष करी? 1813, 72, 80 और 42। क्या होगा राइट आंसर? एक बार मुझे बताइए सभी लोग, है ना, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या राइट आंसर होगा। कलकत्ता मदरसा की स्थापना। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना, एक प्रश्न यहीं से बनता है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने करी थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने करी थी, है ना। आखिर कब करी थी? कभी प्रश्न आ जाए तो आप लोग यहाँ पे बता देना, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं। तो देखो 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना करी थी। तो 1781 याद रखना, यहाँ पे 1780 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है नहीं, ये है। ठीक है, तो 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना करी थी। तो ये जो आपको गंजा आदमी जो दिखाई दे रहा है वो कौन है? वो वॉरेन हेस्टिंग्स है। ठीक है नहीं, याद रखना है इनको। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। इसका उद्देश्य मुस्लिम कानूनों तथा इससे संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा देना था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी आप लोगों को ध्यान रखना है, याद रखना है जो बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूं। अगली बात क्या, 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंस जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में सांस्कृतिक कॉलेज की स्थापना की गई। इनका उद्देश्य हिंदू विधि और दर्शन का अध्ययन करना था। देखो वॉरेन हेस्टिंग्स ने जहां कलकत्ता मदरसे की स्थापना करी, वहीं पर आप लोगों को पता होना चाहिए जोनाथन डंकन ने, है ना, बनारस में बीएचयू की स्थापना करी थी। और जहां इनका उद्देश्य था मुस्लिम कानूनों का अध्ययन करना, तो इनका उद्देश्य था हिंदू विधि और दर्शन को अध्ययन करना। तो यहां पर भी आप लोगों को ये याद रहना चाहिए। आगे देखिए, सन 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी। तो आप याद रखना, सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना करी, फिर उसके बाद जोनाथन डंकन ने बीएचए की स्थापना करी, फिर लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया कि एक ऐसा असैनिक यानी असैनिक अधिकारी जो होते हैं, जैसे सिविल सर्विस वाले जो सैनिक वो होते हैं, उनके लिए यहाँ पर क्या किया, एक कॉलेज की स्थापना करी जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। इस कॉलेज में अधिकारियों को विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा भारतीय रीति रिवाजों की शिक्षा भी दी जाती थी। 1802 में डॉक्टरों के आदेश पर एक कॉलेज बंद कर दिया गया, याद रखना। ठीक है नहीं, आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या है, चार्टर एक्ट 1813 यानी प्रश्न नंबर कौन सा होगा? प्रश्न नंबर तो मुझे जरूर देखना क्योंकि यहाँ प्रश्न बहुत जरूरी है। ठीक है नहीं, यहाँ पे हो गया ये प्रश्न नंबर 28। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो चार्टर एक्ट हर आपको पता 20-20 साल के अंतर पर आए थे और इंडियन काउंसिल एक्ट भी इनको कहा जाता है, तो चार्टर एक्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है 1813 का, 1833 का चार्टर एक्ट काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाध को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। हाँ बिल्कुल सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र में ब्रिटिश शासन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो आपको
याद रखना कि ये अपने आप में सही नहीं है। भारत का जो राजस्व था वो ब्रिटेन के संसद में नहीं आया था, कंपनी के अंडर में ही रहा था। बाकी अपने आप में सब सही है, इसलिए पहला और दूसरा अपने आप में क्या है, सही है। 1813 में और भी कुछ काम हुआ था, यानी 1813 में ईसाई मिशनरियों को यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दे दी, और ये भी एक कारण रहा था 1857 के विद्रोह के लिए, क्योंकि और बहुत सारे कानून बना दिए गए कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म में परिवर्तित होगा तो उसे पूर्वजों की भूमि जरूर मिलेगी। ऐसे कानून भी यहाँ पर बना दिए गए थे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आइए राजा राम मोहन राय से आपको मैं परिचय करा दूं। 1813 के चार्टर एक्ट ने कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष, देखो 1813 में और क्या हुआ था इसके अलावा ये भी हुआ था कि 1813 के चार्टर एक्ट से कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। राजा राम मोहन राय ने 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए भारी अनुदान दिया था। ये बात भी आप लोगों को पता रहनी चाहिए। तो चार्टर एक्ट के द्वारा 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, ये बात भी आप लोगों को पता रहनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर 29 वाला प्रश्न है ये कि मैकाले का संस्मरण के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पेश किया गया। बताओ, मैकाले के संस्करण के आधार पर, मैकाले ने संस्करण किया, संस्मरण था ये भेजा गया था। तो यहाँ पे यह थी कि भारतीयों को शिक्षा कैसे दी जाए, भारतीयों को भारतीय भाषा में शिक्षा दी जाए या अंग्रेजी भाषा में दिया जाए, प्राच्य शिक्षा दी जाए जो भारत के धर्म और दर्शन से संबंधित था, भारत की भाषाओं से, या पाश्चात्य शिक्षा दी जाए। तो मैकाले ने कहा कि ऐसा है, भारत में तो ज्ञान है ही नहीं, भारत में जितना भी ज्ञान है ना वो हमारे यूरोप की एक लाइब्रेरी के बराबर है। इतना ज्यादा बड़बोला आदमी था, इसको पता ही नहीं था कि भारत में कितना ज्ञान है ना। उसने किताबें शायद पढ़ी नहीं थी, भारत के इतिहास के बारे में उसे ज्यादा पता नहीं था, इसलिए उसने कहा। और राइट आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, संस्मरण कब भेजे गए थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ना। चलिए यहाँ पर मैकाले संस्करण अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, तो देखो यहाँ पर क्या है, लॉर्ड मैकाले ने देखो क्या है कि 2 फरवरी 1835 को अपने संस्मरण में क्या लिखा है ना। तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब आया था, 1835 में आया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे 1835 आंसर लगा सकते हैं, है ना। तो 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम आया, जिसमें अंग्रेजी को पढ़ाया जा रहा था, अंग्रेजी में शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। तो देखो यहाँ पर, तो मैकाले ने क्या कहा था, मैकाले ने प्राच्य साहित्य की आलोचना करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति और साहित्य की क्षमता यूरोप की किसी एक पुस्तकालय की अलमारी के बराबर है। इस बेवकूफ को पता नहीं था कि भारत में दुनिया में सबसे पहले जो किताबें थी वो भारत में ही लिखी गई है। ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरानी किताब है, 4 वेद लिखे गए थे और वो भी बहुत पुराने हैं। इसके बाद रामायण, महाभारत, इसके अलावा मैथ है, ठीक है, यहाँ पे ये वैदिक मैथ है, वैदिक मैथ भी किसी को नहीं पता होगा, ज्योमेट्री वगैरह, सबका विकास जो है वो भारत से हुआ, भारत उसकी भूमि है ना। लेकिन इन भाई साहब को पता नहीं था, ये अंग्रेजी में पढ़ते थे और अंग्रेजी यहाँ पे थी नहीं, तो इन्होंने लगा कि अरे यहाँ तो कोई ज्ञान फ्यान नहीं है, सब बकवास चीज है। तो यहाँ पे देखो, तो लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना संस्मरण लिया, मेमोरी जो होता है वो है, जिसने गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पास किया। सरकार स्कूल तथा कॉलेज स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करें तथा इसके विकास के लिए कई प्राथमिक विद्यालय के स्थान पर कुछ स्कूल तथा कॉलेज खोले जाएंगे। मैकाले ने इसके तहत अधोगामी निष्पंदन का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि समाज में अगर ऊंचे वर्ग वालों को तैयार कर देंगे, ठीक है, जो नौकरी वगैरह जो देते हैं लोगों को, ठीक है, तो बड़े बड़े लोग हैं, तो एक काम हो सकता है हमारे यहाँ पे कि वो ही धीरे धीरे करके शिक्षा का प्रसार करेंगे नीचे की तरफ, है ना। तो उन्हें ये लगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। बाद में इस योजना को वापस भी ले लिया गया था, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं 31वें प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित पहले 3 विद्यालयों में से नहीं था। 1857 में 3 जगह विद्यालय खोले गए, और वो भी बड़े बड़े सिटी में, ठीक है, और वो भी जैसे कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, इन सब में खोले गए। क्या क्यों खोले गए, क्योंकि अंग्रेजी शासन यहीं था, दिल्ली में था ही नहीं, है ना, दिल्ली में इस समय पर नहीं था। तो दिल्ली में, याद रखना इस बात को, दिल्ली में नहीं खोला गया था, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, दिल्ली इज द राइट आंसर, है ना। तो 1857 के कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास विश्वविद्यालय खोले गए, ठीक है नहीं, और बाद में सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग का गठन किया गया।
है ना। 1840 से 1858 के मध्य स्त्री शिक्षा के लिए क्षेत्र में किए गए प्रयासों को सार्थक परिणति मिली। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे स्त्री आ गई है भैया, स्त्री शिक्षा की बात आ गई। और जहां स्त्री शिक्षा की बात आ जाए, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आ जाए, महिलाओं के विकास की बात आ जाए, वहां प्रश्न तो आएगा ही आएगा, याद रखना। जब जे.ई.डी. बेथुन द्वारा 1849 में कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना की गई, ये बात आप लोगों को पता रहनी चाहिए, सभी लोगों को पता रहनी चाहिए, ध्यान रहनी चाहिए, ये है, ठीक है। इसी समय पूसा में कृषि संस्थान तथा रुड़की में अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई थी, है ना। इसी समय पर पूसा में कृषि संस्थान तथा रुड़की में अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में हम बात कर लें। 1854 में आया था ये वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित है और इसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नहीं, उसने सुझाव दिया कि गांव में देसी भाषाएं प्राथमिक पाठशाला स्थापित की जाए। उन्होंने कहा प्राथमिक जो शिक्षा है ना वो देसी भाषाओं में मिलनी चाहिए, ठीक है। और उसके ऊपर जिला स्तर पर आंग्ल देसी भाषाएं हाई स्कूल तथा लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 प्रेसिडेंसी शहरों बंबई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। तो देखो 1854 के वुड डिस्पैच में कहा गया था कि विश्वविद्यालय बनाए जाए, कहां पर, बंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में। और इसी के अंतर्गत 1857 में जाकर विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ वुड डिस्पैच के अंतर्गत, ठीक है ना। इसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया। बढ़िया आदमी थे इस प्रकार से। तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 31 वाला प्रश्न कि चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्न में से किससे संबंधित था। कभी प्रश्न आ जाए कि चार्ल्स वुड जो था वो किससे संबंध था, तो ऐसा प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जा सकता है ना। ऐसा प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप मुझे आंसर बताइए। ठीक है ना, तो याद रखो इस बात को। तो यहां पर आपको याद रखना है कि चार्ल्स वुड का आदेश निम्न में से किसके साथ संबंधित था। तो राइट आंसर याद रखना, वो शिक्षा से संबंधित था। अभी मैंने आप लोगों को आंसर यहां पे बताया था। तो निम्न में से 31 वाला प्रश्न, निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर आयोग की स्थापना करी थी। तो दो हमारे यहाँ पे हंटर आयोग है, एक तो जलियांवाला कांड से रिलेटेड और दूसरा क्या है, शिक्षा से संबंधित है। तो उस हंटर आयोग की हम बात कर रहे हैं। लॉर्ड मेयो ने, रिपिन ने, लिटिन ने या मिंटो ने। तो बताओ हंटर आयोग की स्थापना 1882 में किसने करी थी। आप याद करो 1881 में लॉर्ड रिपिन आया था यहाँ पर, है ना। और उसमें जनगणना भी प्रारंभ हो गई थी। तो लॉर्ड रिपिन ने बहुत सारे काम किए थे, तो ये काम भी रिपिन का ही होगा, पक्की बात है ना, हंटर आयोग की स्थापना करना। तो हंटर आयोग जो आया था वो कब आया था, 1882 से 83 में आया था, ठीक है। और इसका काम क्या था, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक सीमित था तथा विश्वविद्यालय कार्यों का इससे कोई संबंध नहीं था। तो कभी आपसे पूछ ले कि हंटर आयोग का कमीशन का जो विषय वस्तु क्या थी, तो आपको बताना है कि इसका जो संबंध था वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक था और विश्वविद्यालय से इसका कोई संबंध नहीं था, है ना। चलिए अब यहां पे बात हम करने वाले हैं किसकी, ठीक है, बताओ। 31 के बाद बात हो जाती है 32 की। 32, निम्न में से किस आयोग समिति ने स्वतंत्रता से पहले अवमानक महाविद्यालयों को बंद करने की अनुशंसा की थी। ये है रेले आयोग, हंटर आयोग, सैडलर आयोग, हार्टोंग समिति। तो यहाँ पे याद रखो कौन सा आयोग समिति स्वतंत्रता से पहले अवमानक विश्वविद्यालयों को, महाविद्यालयों को बंद करने की कही गई थी, है ना। तो विश्वविद्यालयों पर धीरे धीरे क्या हो रहा था, राष्ट्रवादी तत्वों का नियंत्रण होता जा रहा था। राष्ट्रवादी तत्व, ठीक है। तो अंग्रेज इनको राष्ट्रवादी तत्वों को रोकना चाहते थे, तो विश्वविद्यालयों को इन्होंने कंट्रोल करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो छात्र राजनीति को वहां पर रोक दिया। तो कंट्रोल करने के लिए आया था और ये रेले आयोग था, है ना। महा विश्वविद्यालय आयोग को ये जो किसकी समिति के स्वतंत्रता से पहले कहा गया था, तो वो रेले आयोग ने कहा था, याद रखना। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके उसमें आया था, 1902 में टॉमस रेले ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, उसको पता लागू करने के लिए ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, ध्यान रखना। जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय की स्थिति का आकलन करना तथा उनकी कार्य क्षमता एवं उनके संविधान के विषय में सुझाव देना था। 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए सिफारिश करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नींव रखी गई।
थॉमस रेले, सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरदास बनर्जी इसके सदस्य थे। आयोग ने विश्वविद्यालय सीनेट के सुधार, सीनेट में संबद्ध कॉलेजों के अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व और उन पर कड़ी निगरानी के लिए अधिनियमों की सिफारिश करी। ठीक है नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम कहा। तो कभी यह भी प्रश्न आ जाता है, कई बार प्रश्न ये आया भी है, आप लोगों से यहाँ पे पूछा भी गया है और मैं चाहता हूं इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को पता भी होना चाहिए। ठीक है ना, याद रखोगे ना, आपको भी पता होना चाहिए इसका राइट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। थॉमस रेले के अलावा सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरदास बनर्जी इसके सदस्य थे। कभी आ जाए कि बताओ विश्वविद्यालय आयोग में कितने सदस्य थे, तो टोटल मिलाकर 3 थे यहाँ पर, एक ये जो प्रमुख थे और सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरदास बनर्जी इसके सदस्य थे। ठीक है नहीं, आ जाते हैं 33 वाले प्रश्न पर। किस रियासत को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य बनाने वाले पहले राज्य के रूप में मान्यता दी गई? बताओ कौन सी ऐसी रियासत थी जहां पर उन्होंने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को कर दिया था, यानी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। तो आप खुद सोच सकते हैं, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, के रूप में मान्यता दी गई थी बड़ौदा में, ओंड और सतारा में, कोल्हापुर और बड़ौदा में। तो राइट आंसर आप याद रखना, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बड़ौदा इज द राइट आंसर, है ना। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बड़ौदा इज द राइट आंसर। आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार मुझे जरूर बताएं, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या मेरी आवाज को आप लोग सुन पा रहे हैं? ठीक है, तो मुझे एक बार मुझे जल्दी बताइए, क्या मेरी बात आप लोग सुन पा रहे हैं ना? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? कृपया मुझे बताइए। तो बड़ौदा इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर 32 के बाद 33 और 33 के बाद क्या है? 34। 34 तो नहीं है, सेड्रल विश्वविद्यालय 1917-19 में आया था, ये तो आपको पता ही होगा। हॉटोंग समिति आई थी 1929 में। ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है, मूल शिक्षा की वर्धा योजना कब आई? ये कई बार प्रश्न पूछ चुका है। तो 1937 में आई थी, है ना, ये 1937 में आई थी, ध्यान रखना। अक्टूबर 1937 में कांग्रेस ने शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन वर्धा में आयोजित किया। इस सम्मेलन में पारित किए गए प्रस्तावों के अंतर्गत आधार शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। ठीक है ना। शिक्षा की सार्जेंट योजना आई। शिक्षा की सार्जेंट योजना में 3 से 6 आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक था, जैसे आज चल रहा है 6 से 11 तक आप लोगों को दिखाई देता होगा, है ना। निःशुल्क, व्यापक और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। 11 से 17 चुनिंदा बच्चों के लिए उच्च शिक्षा, ये बताया गया था ऐसे में, है ना। चलिए, स्नातक 3 साल का। कभी कभी ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ कि कौन सा आयोग कब आया था? वुड डिस्पैच 1854 में आया था। हंटर शिक्षा आयोग 1882, सेडर आयोग 1917, हार्टोंग समिति 1929, सार्जेंट योजना 1914, राधाकृष्णन 1948। तो इस तरह से डलहौजी, रिपिन, चेम्सफोर्ड, इरविन, यहाँ पर इनके नाम भी आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अगला प्रश्न आप लोगों से यही बनता है। तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल? नहीं, ये तो गृह मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू? ये तो भैया प्रधानमंत्री थे। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद? ये शिक्षा मंत्री थे। मक्का में इनका जन्म हुआ था और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने। बी आर अम्बेडकर ये लॉ मिनिस्टर थे। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? अगला प्रश्न आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। ठीक है, नहीं बताइए, राइट आंसर बताओ। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को जल्दी बताना है ना। जल्दी बताओ क्या होगा राइट आंसर इसका। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो राइट आंसर याद रखना 2008, 2009। ये बात आप लोगों को ने अच्छे से सुन रखी होगी। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, तो वो किस कमेटी की सिफारिशों पर बनी है? यशपाल समिति, कोठारी आयोग और राधाकृष्णन आयोग और कस्तूरी रंजन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, नहीं, कस्तूरी रंजन कमेटी इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में आया था और इसको राधाकृष्णन कमीशन भी कहा जाता है। 4 नवंबर 1948 को शुरू हुआ था। इसमें 8 मेंबर हैं। ठीक है, तो कभी कैसे प्रश्न आ जाए तो याद रखना। माध्यमिक शिक्षा आयोग जो आया था वो 1952-53 में आया था। मुदालियर कमीशन कहा जाता है। भारत सरकार ने 23 सितंबर सन 1952 को डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया था।
ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 में आया था, कोठारी कमीशन, याद रखना। भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर समग्र रूप से सोचने समझने और दुनिया भर के समान देश दुनिया का निर्माण करने में उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 को दौलत सिंह कोठारी यानी कोठारी आयोग कहा जाता है की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया था। ठीक है नहीं। 24 जुलाई 1968 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। तो ये बात आप लोगों को पता होगा, है ना, ये तो आप लोगों को पता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति फिर 1986, ठीक है। देखो सबसे पहले कब आई थी, 1968 में आई थी। तो 68 का थोड़ा सा उल्टा कर दो तो ये 86 आ गई, है ना। और फिर उसके बाद 20। तो ये तो पहली, दूसरी, तीसरी शिक्षा नीति है, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो दूसरी 1986 में ही राजीव गांधी के टाइम पर, और यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो 19 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई थी। पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ये बनी थी। ये बात आप लोगों को निश्चित रूप से पता हो गया होगा, ठीक है नहीं। इस नीति का शुभारंभ था शिक्षा मंत्रालय ने किया था, वर्ष 2020 था। नीति का लाभ पाने वाले भारत सभी छात्र थे। नीति का उद्देश्य शिक्षा नीति को उत्कृष्ट बनाना था। ये बात आप लोगों को पता रहनी चाहिए। और यहाँ पे इस प्रकार से किया जा रहा है, पहले 5 वर्ष का होगा, फिर दूसरा 3 वर्ष, फिर 3 वर्ष, फिर 4, यानी इसको कहते हैं 5+3+3+4, है ना। तो पहले इसमें प्राइमरी होगा 3 साल का, तो और इसके बाद कक्षा 1 और 2 होंगे। फिर उसके बाद 3 वर्ष का होगा, यानी इसमें 3, 4, 5 होगा, 8 से 11। फिर 3 वर्ष 6 से 8 की, 11 से 14। फिर 4 वर्ष यानी 9 से लेके 12 तक, 14 से 18। फिर उसके बाद स्नातक शुरू हो जाएगा। ये बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है नहीं। चलिए, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग की गठन किया था। वो कौन थे? तो अभी मैंने आपको बताया था, रेलवे आयोग जो पढ़ाया था उसमें 2 थे, बिलग्रामी थे और सूर्यनाथ बनर्जी थे, ठीक है। नहीं, सूर्यनाथ बनर्जी नहीं थे, बिलग्रामी थे और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी थे। सूर्यनाथ बनर्जी थे ही नहीं, ये तो आपको पता है। तो 1902 में विश्वविद्यालय आयोग आया था, रेले कमीशन की अध्यक्षता में। तो रेले कमीशन में 3 व्यक्ति थे, तो रेले थे, टॉमस रेले। उसके बाद आपको बिलग्रामी का नाम पता होगा, रामदास गुरुदास बनर्जी का नाम भी सुना होगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो इतना हो गया आपकी शिक्षा से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पर प्रश्न करा दिए। अब मैं समाचार पत्रों से रिलेटेड आपको अगली क्लास करवाऊंगा। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, और वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस ज्ञान से उत्प्रोत हो जाएं, वो भी कुछ सीख जाएं। नमस्कार, आप सब लोगों का दिन शुभ हो। और आज होली है, अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है तो हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कर सकते हैं, और एक नंबर दे रखा है, इस नंबर पर भी आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।